नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सादगी से मनाया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन। निर्दयी बाप ने ली खुद के ही मासूम बेटे की जान। और अब फिर से चंद्रपुर में होगी शराब की एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी पर रोक राज्य सरकार ने हटा दी है, जिसका फैसला बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लिया गया था। जिले में शराबबंदी पर रोक इसलिए हटाई गई कि यहां अवैध शराब और अपराध बढ़ गए थे, जिसका हवाला देते हुए गुरुवार को कैबिनेट बैठक में जिले की शराबबंदी हटा दी गई है। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी को जिस कारण से लागू किया गया था, उसी बात का हवाला देते हुए 27 मई 2021 को राज्य सरकार ने चंद्रपुर जिले से शराबबंदी हटा दी है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में चंद्रपुर जिले में बढ़ते घरेलू हिंसाचार और अपराधों का हवाला देते हुए जिले को शराब मुक्त किया जाए, ऐसी मांग की गई थी। यही नहीं, एक समय चंद्रपुर से नागपुर सैकड़ों किलोमीटर चलकर चंद्रपुर की महिलाएं शराबबंदी के लिए किसी समय विधिमंडल के नागपुर अधिवेशन पहुंची थी। उसके बाद चंद्रपुर में शराबबंदी की गई थी। अब इतने वर्षों के बाद उसी बात का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिले में अवैध शराब की बिक्री और अपराध में बढ़ोतरी के चलते शराबबंदी हटा दी है। दारू विक्रीच्या याच्यामध्ये जवळपास 4000 महिलांवर गुन्हे दाखल झाले, 4042, आणि जवळपास 322 बालकांवर गुन्हे दाखल झाले। म्हणजे छोटे मुलं सुद्धा आता दारू विक्री व्यवसायामध्ये उतरले होते। एकूण हा रिपोर्ट आहे। आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये दारूबंदीचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात दिसत होते। आणि अशा वेळेस लोकांच्या संपूर्ण माहिती घेऊन, विविध विभागाची माहिती घेऊन, जनतेमध्ये जाऊन माहिती घेऊन ह्या समितीने अहवाल दिला। आणि त्या अहवालानंतर आज कॅबिनेटमध्ये या जिल्ह्यातील म्हणजे आपल्याला नक्की सांगितलं पाहिजे की दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय आज कॅबिनेटने घेतला आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी ही आता उठलेली आहे। शहर के यशोधरा पुलिस स्टेशन परिसर के अंतर्गत डकैती डालने की फिराक में 4 आरोपियों को यशोधरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विनोबा भावे नगर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 तलवारें, 1 चाकू, मिर्ची पाउडर और 1 एयर गन पुलिस ने जब्त की है। उत्तर नागपुर परिसर के विनोबा भावे नगर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डकैती के पहले ही 4 आरोपियों को यशोधरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी तलवार, एयर गन, मिर्ची पाउडर के साथ बुधवार रात विनोबा भावे नगर के पास डकैती की तलाश में थे। तभी यशोधरा नगर पुलिस के दस्ते ने आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें से 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। बताया ये जा रहा है कि पकड़े गए चारों शेख मोहम्मद, शेख याकूब, दशरथ साहू, शुभम बिराई कुख्यात आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन पर अन्य मामले भी दर्ज हैं। पुलिस द्वारा संदेह जताया जा रहा है कि किसी ज्वेलरी शॉप को लूटने का इरादा आरोपियों का था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से डकैती से पहले ही आरोपियों को धर दबोचा गया। इसमें ऐसा है कि हमारा रात में जब कोम्बिंग ऑपरेशन हमने इम्प्लीमेंट किया, उस दौरान जानकारी मिली कि संत नामदेव नगर जो है, तो वहाँ पर एक ग्राउंड है जो विनोबा भावे नगर और उसके बाजू में ऐसा डैम्पिंग है। तो वहाँ पर ये 4-5 लोग सस्पेक्टेड इसमें कोई डेंजरस वेपन के साथ घूम रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली।
ये जानकारी की हमने रेकी किया, कंफर्म किया, हमारी टीम भेजे और कंफर्म करने के बाद में हमने डीबी टीम को एक्टिवेट किया। 3 डीबी की टीम के साथ में उनको धर दबोचा और उन्हें उसमें से 2 लोग मतलब वहाँ डार्कनेस रहने की वजह से भगने में कामयाब हो गए। लेकिन उसमें जो 4 लोग हैं, मतलब 4 आरोपी है, इनको हमने अपने ताबे में ले लिया है। थाने में लाने के बाद ट्रेस हुआ है कि ये सब रिकॉर्ड वाले क्रिमिनल्स है। इसका मतलब ये जो है वहाँ पर ये दरोड़ा डालने के प्रिपरेशन में थे और वहाँ पर नज़दीक में एक ज्वेलर्स है, ATM है और बहुत सारे मतलब कि छोटी सी बैंक भी है। तो इसलिए हमने उनके ऊपर 399, 402, 188, 269, 70 रेड विथ 425 आर्मी एक्ट और जो सेक्शंस है अभी रिलेवेंट सेक्शन के हिसाब से कार्रवाई की है। सभी 4 एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है और बाकी के जो एक्यूज जो भगे उनको भी हम अभी जल्दी दावे में लेंगे। नागपुर ग्रामीण परिसर में कोरोना वैक्सीन को लेकर अजब प्रकार सामने आ रहा है, जहां ग्रामीण परिसर में रहने वाले लोगों में वैक्सीन से मौत हो जाने का डर सता रहा है, जिसके कारण गांववासी वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। देखते हैं वीकेबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मरून राहिले ना म्हणून बाया कोणी घेऊन राहिले ते येणं कारण ना घेतात। नागपुर शहर के रामटेक तहसील के सावंगी बोठिया कनकवली गांव में इन दिनों गांव वासियों को अलग सा डर सताने लगा है। वो है कोरोना वैक्सीन का खौफ। यहाँ के गांववासी कोरोना से कम, लेकिन वैक्सीन अगर लेंगे तो मौत हो जाएगी, ऐसी सोच में इन दिनों जी रहे हैं, जिसके कारण 1400 की आबादी वाले इस गांव में केवल कुछ दिनों पहले तक मात्र 25 लोगों ने कोरोना का टीका लगाया। गौरतलब है कि नागपुर जिले में इन दिनों शहर के मुकाबले ग्रामीण परिसर की कोरोना परिस्थिति गंभीर है। उसे देखकर ग्रामीण परिसर में कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन रामटेक तहसील के फरपदा, सावंगी, बोठिया, कनकवली इन गाँवों में वैक्सीन को लेकर जो डर है वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात खुद गांव की रहवासी सविता सोनवने ने बताई, जिन्होंने टीका लगवाया है, लेकिन बाकी गांववासी क्या सोचते हैं वो खुद बता रही है। लसीकरण झालेलं आहे तर त्याच्या मागचं काय कारण आहे? त्यांच्या मनात भीती आहे मॅडम। आम्ही इतकी त्यांच्या मनातली भीती दूर करत आहोत, पण तरी त्यांच्या डोक्यातच नाही भरत आहे। काय म्हणतात? नाही, वॅक्सिन घेतल्यानं मरतात ना, आम्ही मरून जाऊ पण वॅक्सिन घेणार नाही म्हणे। असं सगळ्या किती लोक, म्हणजे इथले किती गाव असेल त्याच्यामध्ये असं सगळ्या लोकांना वाटतं? तसे आमचे 2-3 गाव आहेत, तर त्याच्यामध्ये तर काही ते समजदार लोक आहेत म्हणा, पण जसं खरपडा झालं, सावंगी, बोथिया, ह्या वनपवनी, हे 3-4 गावाचे लोक नाही घेत आहेत। तर जनजागरण मोहीम सुरू केली आहे का, करण्यात आली आहे का शासनाकडून? हो, तर तुम्ही काय जनजागृती? ग्रामपंचायत तर्फे जनजागृती सुरूच आहे। आम्ही स्वतः त्यांच्या घरी जातोय, गृहभेटी करतोय, त्यांना समजवतो। आमचे BDO साहेब आहेत, तहसीलदार साहेब आहेत, ते स्वतः येऊन गेले। मरून राहिले ना म्हणून बाया कोणी घेऊन राहिले ते येणं कारण ना घेतात। बहरहाल इन गांवों में जो परिस्थितियां फिलहाल उत्पन्न हो गई है, उस पर प्रशासन को जन जागृति करने की आवश्यकता है। ऐसे में ग्रामीण परिसर के लोगों का डर और कोरोना वैक्सीन के प्रति भ्रम प्रशासन कैसे दूर करेगा, ये समय ही बताएगा, जो फिलहाल कोरोना से कम और कोविड वैक्सीन से डरे हुए हैं। नागपुर से मुकेश हेडाऊ की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज के लिए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एनसीपी की भूमिका मराठा आरक्षण के विषय पर सफाई देते हुए कहा कि 1 जून को इस विषय पर विधायक की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके बाद मंत्रियों की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। यही नहीं, नवाब मलिक ने प्रमोशन में आरक्षण, चंद्रकांत दादा पाटिल व पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि पर भी अपने विचार व्यक्त किए। साहब से संभाजी राजे जो राज्यसभा के सदस्य हैं, आज पवार साहब से मिले। निश्चित रूप से उस विषय में उन्होंने चर्चा की है और चर्चा के माध्यम से जो भी चीज़ें होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पवार साहब ने 1 तारीख को विधायकों की बैठक बुलाई है, उसके बाद मंत्रियों की बैठक है। सारी परिस्थितियों का जायजा लिया जाएगा और निश्चित रूप से मराठा आरक्षण का कानून कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। हम पूरी तरह से आरक्षण के पक्षधर हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। केंद्र सरकार उसको लेके रिव्यू पिटीशन के लिए गई है। राज्यों को अधिकार केंद्र अगर दिला के देती है
तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगी। प्रमोशन में आरक्षण को लेके मामला न्याय प्रविष्ट है। पिछले कई दिनों से नितिन राउत जी ये सरकार से कह रहे थे कि अगर आरक्षण के आधार पे पिछड़े लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जा सकता तो कम से कम जनरल में किस तरह से आरक्षण दिया जाए, उसको लेके उन्होंने काफ़ी सरकार में कवायद कराई और जो कोई निर्णय सरकार में होता है तीनों पार्टियों की सहमति से होता है। अभी तक जो सरकार ने निर्णय लिया है, सरकारी कर्मचारियों की जो पिछड़ों के संगठन हैं, किसी ने भी इस मुद्दे पे आक्षेप या कोई ऑब्जेक्शन वाला पत्र सरकार को या ज्ञापन नहीं दिया। ये सच्चाई है कि मोदी नसीब वाला है इसलिए पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। अगर मोदी जी के नसीब से देश का भला हो रहा है तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आज नसीब वाले के नसीब से अगर पेट्रोल के दाम कम हुए तो दाम किसके नसीब से बढ़ रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एक माह के भीतर 3 रुपये दाम बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि सरकार रात में गिरेगी। हमें लगता है वो रात में सपने देखते हैं और सुबह आकर बयान देते हैं। अगर सपने देखने से उन्हें आनंद आता है तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि सरकार 5 साल तो पूरा करेगी। 25 साल के लिए सरकार बनी है, ये मुख्यमंत्री ने सरकार बनते समय कहा था। हमें लगता है इस तरह का सपना चंद्रकांत पाटिल जी को 25 सालों तक देखना पड़ेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 1 जून से राज्य में जारी लॉकडाउन के नियमों में कुछ हद तक राहत अब जनता को मिल सकती है। ऐसे संकेत राज्य के आपदा प्रबंधन, राहत व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन में 1 जून के बाद दी जाने वाली शिथिलता के बाद अगर कुछ दिनों में सर्वसामान्य रही तो लॉकडाउन राज्य सरकार पूरी तरह से हटा सकती है। काही 1 तारखेला निर्बंध कमी करू, पुढचे 5-6 दिवस थांबू, त्यामध्ये काय परिणाम होतो, कसं होतो, काय होतो हे करून पुढच्या 15 जूनपर्यंत संपूर्ण जर परिस्थिती पूर्वपदावर आली तर लॉकडाऊन पूर्णतः काढू आणि कोरोना संपला म्हणजे कोरोनाची संख्या यामध्ये संपूर्ण कंट्रोल आपण करू शकलो तर ते हरकत नाही। परंतु अनेक लोकांचं मत असं आहे की मुंबईची लोकल तुम्ही सुरू करू नका, कारण त्यामध्ये सगळ्यात मोठा हे कोरोना स्प्रेड होण्याचं काम रेल्वेच्या माध्यमातून होतं। तर त्यासाठी जी गर्दी होते रेल्वेमध्ये त्यासाठी आपण या संदर्भात गांभीर्याने विचार करावा अशी अनेकांची मागणी आहे। म्हणून आम्ही अत्यावश्यक सेवा सोडून आरोग्यासारखी कुणालाही अद्याप रेल्वेमध्ये प्रवास करायला लोकल रेल्वेची परवानगी देणार नाही आणि हे 5-6 दिवसानंतर मात्र काही घटकांना परवानगी देण्याची आवश्यकता पडली। त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवेमध्ये जसा आपला आता हेल्थ विभाग आहे त्याबरोबरच दुसरा महत्त्वाचा विभाग आहे MSCB आहे, पॉवर प्रोजेक्टचे लोक आहेत, तिथे अनेक कंपन्या आहेत, त्यांना परमिशन दिली गेली पाहिजेत। अत्यावश्यक सेवेमध्ये फायर ब्रिगेड वाले त्यांना आता आपण सगळं दिलीच आहे। शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब मौका परस्त लोगों ने टोसिलीजुमैब इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी है, जिसकी कालाबाजारी करने के आरोप में 2 डॉक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई DCP जोन 2 द्वारा की गई। नागपुर जोन 2 की DCP विनीता साहू को जानकारी मिली थी कि टोसिलीजुमैब इंजेक्शन की कालाबाजारी कुछ लोग कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई के आदेश देते हुए फर्जी ग्राहक बनाकर आरोपियों से 1 लाख रुपए में इंजेक्शन खरीदने का सौदा किया गया। जहां पुलिस ने जाल बिछाकर 2 डॉक्टरों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बालाघाट जिले के रहिवासी बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया।
आमच्या परिमंडळ 2च्या पोलीस उपायुक्त विनिता मॅडम यांना काही लोकांनी माहिती दिली, गोपनीय माहिती प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने त्यांनी त्यांचे वाचक श्री धुरट, PSI धुरट यांना त्याच्या मागे लावले. त्यांनी वर्कआउट केलं काल दिवसभर आणि ते जे इंजेक्शन आहे ते म्युकोरमायसिस किंवा कोरोनाच्या कामात येते आणि असे इंजेक्शन बाहेर मिळत नाही. हे सगळे गव्हर्नमेंट कोट्यातूनच मिळतात. मात्र आरोपींनी हे एका आमचा जो फंटर होता पोलीसवाल्यांचा फंटर, त्याला ते 1 लाख रुपयात मिळवून देतो असं सांगून त्यांनी त्याला बोलवलं. या अनुषंगाने त्याच्यावर ट्रॅप लावला असता काही पहिले पैसे 5,000 रुपये ॲडव्हान्स म्हणून त्याला त्याच्या गुगल पेवर पाठवण्यात सुद्धा आले होते. आणि नंतर मात्र मग त्याच्यावर जेव्हा रेड झाला तेव्हा हे 3 जण आहे हे एकमेकाच्या सानिध्यात राहून असे इंजेक्शनचा काळाबाजारी करत होते. नागपुर ग्रामीण परिसर के खापा के वाकोड़ी गांव में एक हैवान पिता ने अपने 1 वर्ष के बच्चे को पटक कर मार देने का गंभीर मामला सामने आया है. इस वारदात में हैवान पिता का नाम भजनलाल करौती बताया जा रहा है. शराब के नशे में भजनलाल करौती ने पहले तो अपने पत्नी के साथ घर पर विवाद किया और उसी विवाद के दौरान अपने 1 वर्षीय मासूम बेटे सत्यम को उठाकर पत्थर पर पटक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई. जबकि जब पत्नी बेटे को बचाने के लिए पहुंची तो उसको भी दूर धकेले जाने का बयान पीड़ित पत्नी ने वाकोड़ी पुलिस स्टेशन में दिया. घटना की जानकारी मिलते ही वाकोड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. नागपुर हिंगना के श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर सोबत पालकत्व प्रकल्प की शुरुआत की गई. नागपुर के साइंटिफिक सभागृह में आयोजित सोबत पालकत्व प्रकल्प के कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया. कोरोना महामारी के समय जिन घरों के आधार स्तंभ परिवार को छोड़कर चले गए और उस परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा, ऐसे परिवारों की जिम्मेदारी सोबत पालकत्व प्रकल्प ने उठाने का बीड़ा उठाया है, जिसकी शुरुआत 27 मई को की गई. डॉक्टर कांचन वानखेडे, उपवैद्यकीय अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय नागपूर. स्वर्गीय सुधीर सावरकर, उत्तर नागपुरातील सामाजिक क्षेत्र. यानंतर स्वर्गीय रामू भोयर यांचा परिवार. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित देवेंद्र फडणवीस ने भी इस उपक्रम की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन पर उठाए गए कदम की आयोजकों को बधाई देते हुए अपने शब्द रखे. की नितीनजींनी या देशामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात प्रचंड मोठी क्रांती आणली आणि भारताचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅन म्हणून आज नितीनजी नावाजले जातात. पण त्यासोबत विविध सामाजिक प्रकल्प देखील नितीनजींनी चालवले. मग शेकडो एकल विद्यालय असतील की ज्यातनं आदिवासी दुर्गम भागामध्ये गरिबाची सेवा करण्याचे प्रकल्प असो, आदिवासींना रोजगार देण्याकरता बांबू सारखे प्रकल्प असो, वेगवेगळ्या प्रकारचे रोजगाराभिमुख योजना असो, अशा विविध माध्यमातून समाजातल्या तळागाळातल्या व्यक्तीला त्याचं उत्थान करण्याकरता, त्याच्या पाठीशी उभं राहण्याकरता अनेक सामाजिक प्रकल्प नितिनजींच्या माध्यमातून चालतात. नागपुर जिले में गुरुवार 27 मई को 476 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए. पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है. जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है. आज 1151 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई है. आज कुल 12,991 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई है. नागपुर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन बड़े ही सादगी से मनाया गया, जहां घर पर नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ वक्त बिताते नजर आए.
पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत देसी कट्टा लेकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की खबर सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र नगर निवासी आरोपी दीपक गौर तथा आरोपी संजय नाइक के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद के चलते दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें दीपक गौर नामक आरोपी ने संजय नाइक पर देसी कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उस दौरान परिसर के लोगों ने बीच बचाव करके दोनों को रोकने की कोशिश की कि तभी मौका देख वहां से आरोपी भागने में सफल रहे, मगर शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उनके पास से जानलेवा हथियार बरामद कर लिए गए हैं। आमच्या हद्दीत रात्री 24 तारखेला मी नाईट ऑफिसर असताना एक कॉल आला। त्या कॉलमध्ये असं होतं की दोघं जणांची भांडणं झाले आणि कट्ट्याने फायरिंग झालं। स्पॉटवर गेलो तर तेव्हा काही नव्हतं, पण कालांतराने मी सोबत आमचा DPचा स्टाफ, आमचे PI साहेब श्री संजय मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाऊन शोध घेतला आरोपींचा। तर त्यात 2 आरोपी आम्हाला निष्पन्न झाले। एकाचं नाव होतं दीपक गौर, दुसऱ्याचं नाव होतं मोन्या उर्फ संजय नाईक। या दोघांना तात्काळ DP पथकाच्या मदतीने आम्ही अटक केली। अटक केल्यानंतर आरोपींना विश्वासात घेऊन विचारपूस केली, तर यातील आरोपी जो आहे दीपक गौर याने एक देशी कट्टा आणि एक जिवंत काडतूस फिर्यादीवरती चालवलं होतं। एका जिवंत कट्ट्याच्या सहाय्याने ते देशी काडतूस फिर्यादीवरती जीवे मारण्याच्या उद्देशाने चालवलं होतं, पण नशिबाने ते काडतूस फायर झालं नाही, म्हणजे त्या कट्टा मिसफायर झाला। मग ते आम्ही आरोपीच्या ताब्यातनं त्याला विश्वासात घेऊन जप्त केला आहे। गुन्ह्याचा पुढील तपास PI श्री संजय मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।